हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में सभी खुशियां, सभी ख्वाहिशें और सभी सपनों को पूरा करने वाला हो, ये दुआ करता हूं ईश्वर से। और सपनों को पूरा करने के लिए बेजोड़ मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और अपने परिवार वालों की जो उम्मीदें हैं, अपने घर वालों की जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर सकें। तो चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। उसके क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके श्वसन क्रिया के द्वारा जो बाहर निकाली गई वायु होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्श्वसन में बाहर निकालते हैं वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, उस गैस को प्रवाहित करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे प्रवाहित करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो आप सभी जानते हो, इसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे इसको? बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी। और जैसे ही हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसकी वजह से इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उत्श्वसन में बाहर निकाली गई वायु कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो ये CO2 का परीक्षण हम इस तरह से करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई किस पर निर्भर करती है। तो छोटी आंत की लंबाई किस पर निर्भर करेगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप, छोटी आंत की जो लंबाई है वो भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जो जीव जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी तरह की उनमें क्या होती है? छोटी आंत पाई जाती है, क्षुधात्र पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, यदि हम घास खाने वाले जंतुओं की बात करें तो जो घास खाने वाले जंतु हैं वो किसका पाचन करेंगे? सेलुलोज का पाचन करेंगे। और सेलुलोज का पाचन करने के लिए उनमें छोटी आंत की जो लंबाई है वो क्या होती है? ज़्यादा लंबी होती है। किनकी तुलना में? उनकी तुलना में जो मांस का पाचन करने वाले या फिर मांस खाने वाले जंतु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर जो होता है, या फिर इसके अलावा और भी जंतु हैं, शेर, चीता, जो मांस खाने वाले होते हैं। तो मांस का पाचन इजीली होता है, सरल होता है, जिसकी वजह से इनकी जो छोटी आंत होती है या क्षुधात्र होती है वो क्या होती है? घास खाने वाले जंतुओं की तुलना में छोटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? भोजन के पाचन की क्रिया आपके माउथ से या आपके मुंह से शुरू होती है, ये हम सभी जानते हैं। और मुख में क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार स्रावित होती है। और आपके मुख में पाई जाने वाली लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमिलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज। इसके अलावा टाइलिन, और इसके अलावा होता है स्टूडेंट्स, टाइलिन के अलावा क्या होता है? लाइसोजाइम। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लाइसोजाइम। और इन तीनों का क्या फंक्शन होता है? देखिए, आपके मुख में पाचन की क्रिया मुख से स्टार्ट होती है और मुख में पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, या मंड भी कहते हैं इसको। तो मंड का पाचन कहाँ होता है? आपके मुख में होता है। और किसकी सहायता से होता है? एमिलेज और टाइलिन एंजाइम की सहायता से। तो लाइसोजाइम का यहाँ पे क्या वर्क है, क्या फंक्शन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइसोजाइम जो होता है वो आपके भोजन के साथ जो जीवाणु आपके बॉडी में, आपके मुख में इंटर करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? लाइसोजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन की सही डेफिनेशन क्या होगी? श्वसन हम किसे कहेंगे? तो सीधी सी बात है, क्या हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही श्वसन होता है? बिल्कुल, कुछ हद तक की जो आपकी डेफिनेशन है वो सही है, लेकिन एक अच्छी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे ये दे सकते हैं श्वसन की, कि जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेना अंतर श्वसन के द्वारा, और उस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या होता है?
श्वसन होता है। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से श्वसन की दे सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वायवीय और अवायवीय श्वसन को में अंतर स्पष्ट कीजिए, उसको उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाना है। तो स्टूडेंट्स, वायवीय श्वसन की हम बात करें, वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन हम किसे कहेंगे? तो वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? वायवीय श्वसन, तो देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है, यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में ब्रेक डाउन होगा, किस में टूटेगा? पाइरूवेट में। 6 कार्बन अणु वाले यौगिक ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले यौगिक पाइरूवेट में क्या होता है? विखंडन होता है। और ये प्रोसेस होती है कहाँ पे? कोशिका द्रव्य के अंदर। और फिर पाइरूवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किस में टूट जाता है? यहाँ से आपको मिलती है ऊर्जा, किस रूप में? एटीपी के रूप में। तो ये जो श्वसन है, इस प्रकार का जो श्वसन है वो क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और जल और किसमें यहाँ से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। अगला जो आपका टाइप है वो है अवायवीय श्वसन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में भी क्या होता है, कई बार अवायवीय श्वसन होता है। किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। कब होता है? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगी तो उस कंडीशन में आपका जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है मानव शरीर के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्या होता है? जमा होने लगता है। तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। इसके अलावा कुछ जीव भी हैं, जैसे कि यीस्ट होता है। तो यीस्ट में कौन सा श्वसन पाया जाता है? यीस्ट में भी कौन सा श्वसन पाया जाता है? अवायवीय श्वसन। तो यीस्ट में क्या होता है? ग्लूकोज का जो विखंडन है वो किस में होता है? एथेनॉल में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है? एथेनॉल में। तो इस प्रकार का जो श्वसन है वो क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। या फिर डेफिनेशन हम क्या देंगे यहाँ पे इसकी कि अवायवीय श्वसन का वो प्रकार है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में क्रैम्प का क्या कारण है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रैम्प का मतलब पेन या फिर दर्द होना। क्रैम्प का जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें दर्द होने का क्या कारण है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है, कौन सी कंडीशन में? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं पाती है तो उस कंडीशन में आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और ये लैक्टिक एसिड हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें इकट्ठा होने लगता है और जिसकी वजह से हमें क्या होता है? पेन होता है, क्रैम्प होता है, दर्द होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि 6 कार्बन अणु वाले यौगिक ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले यौगिक पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पे होगा? तो कहाँ पे होगा? कोशिका द्रव्य में। और फिर यदि पाइरूवेट का विखंडन आपको पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इजी है ये कि पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे बिल्कुल भी।
कोशिका द्रव्य में किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में, और पाइरूवेट का ग्लूकोज में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छे से आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान बताइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कितनी ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है? तो कितनी होगी? 30.5 किलोजूल प्रति मोल। कितनी ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होगी? 30.5 किलोजूल प्रति मोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किन कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं या फिर हम उनको बोले पेशी कोशिकाएं, तो पेशी कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? तो इसका मैं आपको इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो श्वास नली होती है उस पर हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, बालों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन संरचनाओं को हम कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब ये सीलिया धूम्रपान की वजह से क्या होते हैं? जलने लगते हैं। सीलिया जो है वो धूम्रपान की वजह से जल के क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो इम्प्योर एयर होती है वो सीधे हमारे जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सीधे हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, जिससे फेफड़ों का इन्फेक्शन या फिर अन्य कोई श्वसन संबंधी बीमारी यहाँ पे हो सकती है। इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है दंत क्षरण क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, दंत क्षरण या फिर इसको हम कहते हैं दंत क्षय। दंत क्षरण क्या होता है? मतलब दांतों का खराब होना। दंत क्षरण क्या होता है? दांतों का खराब होना। तो दंत क्षरण की डेफिनेशन क्या होगी? हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे मुख में जो लार होती है वो कितने पीएच पे वर्क करती है? मंड का पाचन 6.8 पीएच पे होता है हमारे मुख के अंदर। और यदि हम कई बार ऐसा खाना खा लेते हैं, एसिडिक खाना खा लेते हैं, अम्लीय खाना खा लेते हैं, जिससे ये पीएच मान जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। और यदि आपके मुख का पीएच मान 5.5 या उससे भी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस स्थिति के अंदर आपके मुख की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है, जिससे आपके दांतों पे एक वाइट कलर की परत होती है जो आपके शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है, जिसको हम कहते हैं एनेमल। दांतों का एनेमल, जो जिसकी परत आपके दांतों पे पाई जाती है, जो आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये मुख की पीएच कम होने की वजह से दांतों का एनेमल जो है वो क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। इसी को हम क्या कहेंगे? दंत क्षरण। और इससे बचने के लिए जैसे ही आपका पीएच डिक्रीज होगा, माउथ का पीएच का मान 5.5 या उससे कम होगा, तो आपके मुख में दुर्गंध आने लगती है। और इस दंत क्षरण से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है? क्षार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनकी श्वसन दर क्या होती है? अधिक होती है, ज़्यादा होती है। और जो स्थलीय जीव होते हैं वो वायुमंडल में सीधी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो उनकी श्वसन दर क्या होती है? धीमी होती है। किनकी तुलना में? एक्वेटिक एनिमल की तुलना में, जलीय जीवों की तुलना में। तो इस प्रकार जो स्थलीय जीव होते हैं वो जलीय जीवों की तुलना में क्या होते हैं? ज़्यादा अच्छे होते हैं श्वसन करने की दर को लेकर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गैसों के विनिमय में मानव
फेफड़ों में अधिकतम क्षेत्रफल को किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी ट्रेकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली, और श्वास नली आपकी वक्ष गुहा में जाकर के कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में, और अपने अपने अलग अलग फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अपने अपने फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद भी ये क्या होती है, बार बार विभाजित होती है। बार बार क्या होती है, विभाजित होती है। तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई और इनको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। और फिर ब्रोंकियोल्स भी क्या होती हैं, श्वसनिकाएं। ब्रोंकियोल्स भी क्या होती है, आगे जाकर के डिवाइड होती हैं, बार बार विभाजित होती हैं और एक पेड़ के समान संरचना बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कूपिका। एल्वियोलाई क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं। गैसों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो किसकी सहायता से होता है, कूपिकाओं की सहायता से। यहाँ पे यदि हम कूपिकाएं जो होती हैं वो सतही क्षेत्रफल को, गैसों के विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से क्षेत्रफल को अभिकल्पित किया गया है, यदि कूपिकाओं को हम सतह पे फैला दें तो ये 80 वर्ग किलोमीटर एरिया को क्या करती हैं, 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ढक सकती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में अधिकतम क्षेत्र, फेफड़ों को श्वसन के लिए अधिकतम क्षेत्रफल को क्या किया गया है, वर्गीकृत या अभिकल्पित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की गई है किसकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किसकी सहायता से होता है, रक्त की सहायता से। और रक्त में भी कौन सी कोशिका, आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड करपसेल्स। क्या कहेंगे इसको, लाल रक्त कणिकाओं की सहायता से आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। तो देखिए कैसे, जैसे ही हम अंतः श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर कूपिकाओं में आती है। और जैसे ही कूपिकाओं में आती है, कूपिकाओं में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है, जिससे आपका जो यहाँ पे कूपिकाएं किससे जुड़ी होती हैं, रक्तवाहिनियों से जुड़ी होती हैं। ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने की वजह से आपका रक्त ऑक्सीजन को तो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। फिर ये ऑक्सीजन आपकी प्रत्येक कोशिका में पहुँचाई जाती है। कोशिका में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, और कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपके कूपिकाओं में आती है और उसको उत्सवसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण क्यों अपर्याप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते। सीधे हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होती हैं, तो डायरेक्टली वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विसरण के, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसको ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए विसरण के द्वारा हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उससे उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए विसरण क्या होता है, हमारे जैसे जीवों के लिए अपर्याप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ जीव अवायवीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि यीस्ट है, और कुछ जीव वायवीय श्वसन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्वसन के दौरान डायफ्राम की गति को समझाइए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, फेफड़े, आपके जो फेफड़े होते हैं वो किस पे टिके होते हैं, डायफ्राम पे। तो यदि हम बात करें अंतः श्वसन की,
तो अंतः श्वसन का मतलब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, O2 समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। तो जैसे ही वायु अंदर जाएगी फेफड़ों का आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो डायफ्राम पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही दबाव पड़ेगा डायफ्राम क्या होगी, नीचे की ओर गति करती है। तो यहाँ पे अंतः श्वसन में जैसे हम वायु अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर, और वायु बाहर निकालेंगे तो फेफड़ों का आयतन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और आपकी डायफ्राम ऊपर की ओर क्या करेगी, गति करेगी। इसके अलावा यदि हम वक्ष गुहा की बात करें तो अंतः श्वसन के दौरान वक्ष गुहा बाहर की ओर और उच्च श्वसन में वक्ष गुहा अंदर की ओर क्या करती है, गति करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त कैसा ऊतक होता है और इसके क्या कार्य हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस शरीर से वापस फेफड़ों तक लाना। इसके अलावा भोजन का जो परिवहन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनका परिवहन भी किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा। इसके अलावा ये आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये कुछ कार्य हैं रक्त के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल परिसंचरण किसे कहते हैं, तो एकल परिसंचरण। देखिए एकल परिसंचरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका, एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण किसे कहेंगे, तो एकल परिसंचरण का मतलब शरीर के अंदर एक चक्कर में हृदय में एक ही बार रक्त आना क्या कहलाता है, एकल परिसंचरण। और एकल परिसंचरण जो है होता है वो किस में पाया जाता है, मछलियों के अंदर। किस में पाया जाता है, मछली में। मछली का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या कैसा होता है, एकल परिसंचरण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल परिसंचरण का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकल परिसंचरण, मछली के हृदय में दो क्या होते हैं, चेंबर होते हैं, एक आलिंद और एक नीले। तो मछली के हृदय में एक चक्कर में केवल एक ही बार क्या आता है, रक्त आता है। तो मछलियों के हृदय में हमेशा केवल कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रक्त के दो भाग होते हैं। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है स्टडी को कॉन्वेनेंट बनाने के लिए, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, अजीवित तरल भाग होता है। और रुधिराणु क्या होते हैं, रक्त के ठोस भाग होते हैं। प्लाज्मा आपके रक्त का 50 से 55% भाग होता है। कितना भाग होता है ये, 50 से 55% भाग जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा। और ये आपके रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा की हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा तरल रूप में होता है। और प्लाज्मा का जो मेन फंक्शन होता है, इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को परिवहन करना, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना, भोजन को परिवहन करना, और जो नाइट्रोजनी सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन भी किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं उनका परिवहन, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, इनका परिवहन भी कौन करता है, प्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धमनी और शिराओं में अंतर को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, धमनी किसे कहेंगे और शिराएं किसे कहेंगे। धमनी वो रक्त वाहिनियां होती हैं जो आपके हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। और धमनियों में रक्त कैसा होता है, धमनियों में रक्त होता है स्टूडेंट्स O2 युक्त, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। धमनियों की हम बात करें तो धमनियों की जो वॉल होती हैं, भित्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं। धमनियां डीप होती हैं, गहरी होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं बाहर से। अब हम बात करें किसकी, शिराओं की। तो देखिए स्टूडेंट्स, शिराएं क्या होती हैं, वो रक्त वाहिनियाँ जो आपके शरीर से आपके हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, शिराएं कहेंगे। और शिराओं में रक्त कैसा होता है,
अशुद्ध रक्त होता है, वी ऑक्सीजनित रक्त होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सिराएं आपके शरीर से आपके हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सिराएं। सिराएं क्या होती हैं? ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं या इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? धमनियों की तुलना में क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं, पतली होती है, क्योंकि अधिक दाब सहन करने की क्षमता जो है वो किस में होती है? धमनियों में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एकल परिसंचरण की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दोहरा परिसंचरण की। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है? डाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, एक चक्कर में शरीर हृदय में 2 बार रक्त आना क्या कहलाता है? डाई सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, द्विपरिसंचरण कहलाता है। तो मनुष्य के अंदर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। कहाँ पे आवश्यकता है इसकी? क्यों आपके शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है? तो देखिए, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचती है प्रत्येक कोशिका में, वो किसके माध्यम से पहुंचती है? रक्त के माध्यम से। और रक्त के माध्यम से पहुंचती है तो रक्त को शुद्ध करना जरूरी होता है, प्योर करना जरूरी होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलना जरूरी होती है। इसलिए आपके शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपके हृदय में दोनों को डिफरेंट या अलग अलग सेपरेट रखने के लिए कैसे परिसंचरण की आवश्यकता होती है? दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।